हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइट गाज़ियाबाद के बारे में। फुल डिटेल वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में मेरे साथ बैठे हुए यहाँ पे हैं काइट गाज़ियाबाद के खुद स्टूडेंट्स हैं, 4th ईयर के हैं, ठीक है। तो उनका नाम आदित्य पांडे है जो CS ब्रांच से बीटेक कर रहा है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप। तो हाय दोस्तों, मैं काइट गाज़ियाबाद से कंप्यूटर साइंस से 2025 बैच का स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस मेरा डिपार्टमेंट है और हम कुछ आंसर्स देंगे जो भी सौरभ के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि एडमिशन के बारे में, कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं काइट गाज़ियाबाद में, तो कैसे ले सकते हैं। तो काइट का एडमिशन दो तरीक़ों से हो सकता है बेसिकली। एक तो या तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए और एक काउंसलिंग से। तो जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो बेसिकली आसपास के लोगों के लिए होता है, जो जैसे गाज़ियाबाद में ही रहते हैं। जो आसपास के लोग होते हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन ईजिली मिल जाता है। तो डायरेक्ट एडमिशन में बेसिकली आपके बोर्ड्स की परसेंटेज बहुत मैटर करती है। तो अगर आपकी 85 से 90 या 90+ परसेंटेज है 12th के बोर्ड्स में, तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। ऑल्सो कई बार कॉलेज हमारा इंटरव्यूज़ भी लेता है जिसमें हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस बेसिस पे भी कई बार आपको ब्रांच एलोकेट करी जाती है। तो पर्सनली मेरा एडमिशन इंटरव्यू के बेसिस पे हुआ था, क्योंकि मेरा जब एडमिशन हुआ था तब बोर्ड्स के रिज़ल्ट आउट नहीं हुए थे, क्योंकि मैं कोविड बैच का हूँ। और दूसरा होता है काउंसलिंग से। तो काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और 5 राउंड की काउंसलिंग होती है। मेरे हिसाब से 4 राउंड की होती है। और उसमें अगर उसमें आपके जेईई मेंस की रैंकिंग बहुत मैटर करती है। तो अगर आपकी जेईई मेंस की रैंकिंग 1 लाख से कम है तो आप मान के चलिए कि आपको कंप्यूटर ब्रांचेस मिल जाएंगी काइट डिपार्टमेंट में। काउंसलिंग राउंड 1 में नहीं तो 2, 3, 4 में तो मिल ही जाएगी। तो ये हमारा एडमिशन प्रोसीजर होता है और आप साइट और काइट की साइट पे देख सकते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या टाइमिंग्स होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, क्योंकि डेट्स शिफ्ट होती रहती है। कभी किसी बार जल्दी एडमिशन, कभी कभार जल्दी एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, कभी थोड़ा डिलेड होता है। तो उस हिसाब से आप नज़र अगर रखेंगे उस पर काइट की वेबसाइट पे तो आपके लिए बढ़िया होगा। अच्छा, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ड्रेस कोड के बारे में, कि काइट गाज़ियाबाद में ड्रेस कोड क्या है। तो अगर आप इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं होता है। आप अपने नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहन सकते हैं, बट हाँ ये नहीं कि लोअर पहन लीजिए या चप्पल पहन लीजिए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आपको एक मतलब मर्यादा रखनी होती है बेसिकली, कह सकते हैं कि अब अगर कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो जीन्स पहन लिया, शर्ट पहन ली। शूज़ मेरे हिसाब से मैंडेटरी होता है इन सब। कहीं भी आप जाओगे आपको वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये मत पहनो वो मत पहनो, आप कुछ भी पहन सकते हैं। बट स्टिल एक पढ़ाई की जगह की मर्यादा होती है, वो आपको देखना चाहिए। तो और अटेंडेंस के बारे में, कि अटेंडेंस क्राइटेरिया वगैरह सब क्या है, 75 अटेंडेंस क्राइटेरिया के बारे में बताइए। हाँ, तो अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है हमारे, हाँ मेरे को लगता है सारे ही AKTU के कॉलेजेस में होता है। तो अटेंडेंस क्राइटेरिया बेसिकली 75% का होता है और ये 75% फिज़िकल प्लस इवेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप रिटन परमिशन ले सकते हैं और आपको रिटन परमिशन लेने के बाद एक्स्ट्रा अटेंडेंस मिल जाती है, PC वगैरह मिल जाता है। हाँ, तो अब उसके अलावा आपको मेडिकल मिलता है, ठीक है। जेन्युइन केसेस में मेडिकल मिल जाता है। मेडिकल के भी 2 तरीके होते हैं। एक मेडिकल होता है जो आपका सिर्फ मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, जो कि 75+ पे ही लगता है। तो कई बार होता है कि अगर कोई सीवियर कंडीशन हो गई तो सीवियर कंडीशन में भी आपको एक मेडिकल सपोर्ट होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी फ़िज़िकल अटेंडेंस 60+ होनी चाहिए और 60+ के बाद आपको डायरेक्टेड डिस्क्रिटरी अटेंडेंस मिल जाती है। तो लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी सारे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स, ये नहीं कि फ़र्जी बनवा लिया, डॉक्टर से लिखवा लिया, वो नहीं। वो जेन्युइन केसेस में अलाउ किया जाता है। इसके रूल्स भी शिफ्ट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कांस्टेंट रूल है, रिटन रूल है, उसके रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो आपको क्लास कोऑर्डिनेटर्स आपके या HODs वगैरह ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। और क्लब सोसाइटी के बारे में, कि कौन कौन सी क्लब है, सोसाइटी है, और जो है बच्चे लोग आते हैं जब फर्स्ट ईयर में तो वो कब से ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब जैसे आते हैं बच्चे तो सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर से ज्वाइन कर ले, सेकेंड ईयर से, तो इन सब के बारे में क्या बोलना चाहोगे। हाँ, तो क्लब्स को भी हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, एक टेक क्लब, एक नॉन टेक क्लब। तो अगर आप
टेक साइड ओरिएंटेड बंदे हो, जैसे टेक में इंटरेस्ट है या जैसे बहुत फोकस्ड हो अपने टेक को लेकर, तो आप इन टेक क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हो विद इन योर फर्स्ट ईयर। बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उन टेक क्लब्स में ज़्यादा देर तक स्टिक ना करें। मतलब अगर आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है तो कर सकते हैं, बट मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप टेक क्लब्स को ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने कनेक्शंस बनाएं, वहाँ पे लोगों को जानें, साथ में सीखें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कई बार पता भी नहीं होता है कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। तो सीनियर से बातचीत करें, अपना जानने की कोशिश करें कि हाँ भाई हमें क्या सीखना चाहिए। और तो ये चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में कीजिए, मैक्स टू मैक्स सेकेंड ईयर तक इसे कीजिए। मतलब लाइक आप ये कर सकते हो कि एक मतलब साथ में ग्रो करने वाली बात है कि जैसे आप ग्रुप बना लिए, साथ में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या साथ में अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, साथ में कोडिंग सीख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सही होती है। बट जैसे जैसे सेकेंड ईयर ख़त्म होने लगे, थर्ड ईयर स्टार्ट होने लगे, तो इस दौरान मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्लब्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, क्योंकि कभी कभार ये आपका टाइम थोड़ा सा ले जाता है, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि जैसे जैसे प्लेसमेंट अप्रोच करने लगती है तो हम चाहते हैं कि हम सेल्फ ग्रोथ पे फोकस ज़्यादा करें और क्लब को थोड़ा कम टाइम दें। तो मतलब ये मेरा सजेशन है, बाकी सबके लिए अपना सूटेड होता है। और इसके भी दो फैक्टर्स हैं। अगर आप डे स्कॉलर हैं तो जैसे आपको थोड़ा सा रहता है कि घर जाना रहता है। जैसे अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपको क्लब्स एक्टिविटीज़ में, सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व होना आसान पड़ जाता है। बट अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आपको ट्रैवलिंग का टाइम और वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कभी कभार आपके साथ ऐसा होगा कि आप उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो वो चीज़ें आपकी अफेक्ट करेंगी। वो तो मतलब सबका अपना अपना रहेगा। कुछ भी ऐसा लाइक श्योर पहले से फिक्स नहीं होता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो आपको सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो करना चाहिए। उसके अलावा नॉन टेक सोसाइटीज़ भी हर चीज़ के लिए हैं। अगर आपको डिबेट्स में इंटरेस्ट है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या सिंगिंग, म्यूज़िक, एनीथिंग यू वांट, लाइक देयर इज़ अ क्लब फॉर एवरीथिंग। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली जॉइन दीज क्लब्स। और बट आपको हमेशा से ये ध्यान रखना है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप अपने गोल से नहीं भटकने चाहिए। तो अच्छा ये बताओ कि अगर सोसाइटी में अगर स्पेसिफाई करके वो नाम बताओ कि हाँ डांस के लिए अलग सोसाइटी है, सिंगिंग के लिए अलग सोसाइटी है, तो अगर थोड़ा सा स्पेसिफाई करके अगर बताओ तो अच्छा रहेगा। कौन कौन सी सोसाइटी है? तो हाँ, हमारे अगर आपको म्यूज़िक में, सिंगिंग में या इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट है तो हमारा काइट म्यूज़िक क्लब है। काइट म्यूज़िक क्लब अपना पार्टिसिपेट करता है विद इन कॉलेज, आउटसाइड ऑफ कॉलेज, जितने भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे। बैंड्स हैं, 2 बैंड्स हैं हमारे, गूंज और वानी नाम के, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। और उसके अलावा अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो हमारे पास फीनिक्स सोसाइटी है, स्टेपर्स सोसाइटी है। वहाँ पे आप डांस, वो लोग भी जाते हैं बाहर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब मैं तो थोड़ा इतना उन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो बट सोसाइटीज़ हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे टेक के लिए अगर कोडिंग वोडिंग के लिए मतलब कौन सी सोसाइटी है, इन सब के बारे में बताओ, क्योंकि ये बहुत डिमांडेड क्वेश्चन रहते हैं कि सोसाइटीज़ के बारे में। और तुम कौन सी सोसाइटी में, ये भी बता देना। तो मैं किसी भी सोसाइटी में नहीं हूँ। मैंने जैसा आपको बताया था कि अपने टाइम को सही से मैनेज करना। और मैं डे स्कॉलर भी हूँ तो मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सोसाइटीज़ में ज्वाइन करना। बट काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो एक GDSC है, इनोगीक्स है, और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इंटरेस्ट है तो काइट कोडर्स कॉर्नर है। तो ऐसे ही कई सोसाइटीज़ हैं। वो तो आप जब जाओगे तो आपको इंडक्शन मिलेगा काइट में, वहाँ पे हर एक सोसाइटी के बारे में ब्रीफली आपको बताया जाता है। अगर तुम शॉर्ट में अगर बता सको कि CSC के लिए, CSC जो डिपार्टमेंट है उसके कौन कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे बच्चे लोग कोडिंग कर सकते हैं, और जो कोडिंग जो करते बच्चे वो टाइम जो अलॉट रहता है, टाइम कितने से कितने बजे तक कर सकते हैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद, कि यहाँ पे बैठ के बच्चे कोडिंग कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होता है, तो कितने बजे तक रात तक कर सकते हैं? हाँ, तो वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे ये चीज़ें अवेलेबल होंगी सिर्फ हॉस्टलर्स के लिए। तो जैसे हॉस्टलर्स में गर्ल्स का और बॉयज़ का टाइम होता है। जैसे गर्ल्स का मेरे हिसाब से 8 बजे का है और बॉयज़ का शायद 11 बजे का है। तो उस दौरान आप अपना सेल्फ स्टडी एरिया है हमारे पास और एक लाइब्रेरी है। तो वहाँ पे आप शांति से बैठ के सुबह से लेके शाम तक, रात तक आराम से
कोड कर सकते हैं, बस क्लासेस मत छोड़ना। तो एनी डे यू कैन गो देयर एंड डू योर थिंग, नो वन विल डिस्टर्ब यू। मतलब कौन कौन से फेस्ट होते हैं बताओ थोड़ा सा इसके बारे में। तो लाइक सोसाइटीज़ क्लब्स वगैरह तो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं छोटे मोटे इवेंट्स और कल्चरल टाइप्स, जो भी, जैसे म्यूज़िक सोसाइटी करती है अपना, डांस सोसाइटी करती है, फैशन सोसाइटी करती है अपना। बट जो काइट के डिपार्टमेंट लाइक इंस्टीट्यूट लेवल पे एक हमारा होता है इपोक प्रस्तुति नाम से। तो ये 3 दिन का होता है इवेंट, और जिसमें से एक दिन डीजे नाइट होता है, एक दिन स्टार नाइट होता है, इस बार गरबा नाइट भी हुआ था। तो इसमें क्या होता है, सुबह से लेके शाम तक डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन्स चलते हैं, जिसमें कई इवेंट्स होते हैं, सिंगिंग के, डांसिंग के, बीट बॉक्सिंग के, रैप के, कई तरह तरह के इवेंट्स होते हैं। इंटर कॉलेज भी होते हैं, इंट्रा कॉलेज भी होते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। तो ये 3 दिन का हमारा एक अच्छा फेस्ट होता है, जिसमें आपको क्लासेस से पूरी छुट्टी मिलती है, और मतलब आप अपना पूरा फोकस कर सकते, मतलब पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें स्टार नाइट होता है लास्ट में। इस साल जुबिन नौटियाल जी आए थे, लास्ट ईयर दर्शन रावल आए थे, और कई जाने माने सेलिब्रिटीज़ भी आ चुके हैं, जैसे नेहा कक्कर, मिक्का सिंह, और भी बहुत लोग। तो हर साल एक बार होता है, फेब या मार्च के अराउंड होता है ये इवेंट, 3 दिन का। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल, पीजी और फ्लैट कि किन बच्चों को क्या लेना चाहिए, तुम अपना पर्सनल रिकमेंड क्या देना चाहोगे? तो देखो, हॉस्टल अगर आप ले सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो हॉस्टल इज़ द बेस्ट, ठीक है। लेकिन कई बार होता है लोग फाइनेंशियली उतने अच्छे कंडीशन में नहीं होते हैं कि एक हॉस्टल अफोर्ड कर पाएँ। तो इन दैट केस फ्लैट इज़ गुड, पीजी इज़ गुड, एनीथिंग इज़ गुड। बट दोनों के साथ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। पीजी में आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ डील करना पड़ता है। बट वही है कि अगर आप फ्लैट में लेते हैं तो आपको बहुत सारा काम खुद से करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स मैं ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बट आपको जो सूटेबल लगे। तो मेरे हिसाब से तो हॉस्टल सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप ले सको। लेकिन अगर नहीं ले पाते हो तो पीजी इज़ गुड, और फ्लैट को मैं लास्ट रखूँगा। अगर फ्लैट मोस्टली 3rd 4th ईयर में जाके लोग लेते हैं, सीनियर्स लोग, मतलब जब बड़े हो जाओगे, और मतलब उस हिसाब से शेयरिंग में लोग दोस्त बन जाते हैं अपने, तो दोस्त शेयरिंग में फ़्लैट ले लेते हैं। बट अगर आप न्यूली ज्वाइनिंग कर रहे हो तो मैं पीजी ही सजेस्ट करूँगा। तो ठीक है, आप गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं कि फैकल्टी के बारे में, कि फैकल्टी वगैरह से जो है कोऑपरेट वगैरह करते कि नहीं करते हैं, किस लेवल मतलब का कोऑपरेशन रहता है फैकल्टी की ओर से? कोऑपरेशन मतलब किस हिसाब से? मतलब सहयोग करते हैं कोडिंग वोडिंग में, या फिर पढ़ाई लिखाई में कैसा है? हाँ। मार्क्स वगैरह कैसे देते हैं, ये सब के बारे में? तो अभी तो देखो काइट ऑटोनोमस हो गया है, तो काइट के इंटरनल पेपर हमारा पहले AKTU से था, तो हमारे एक्सटर्नल पेपर बाहर जाके होते थे। लेकिन अब काइट ऑटोनोमस हो गया है, तो अब सब कुछ विद इन द कॉलेज होगा। पेपर भी कॉलेज में ही बनेगा, चेक भी टीचर्स ही करेंगे अपनी, ठीक है। मतलब सारे टीचर्स अच्छे चेकिंग करते हैं। और बीटेक में आपको एकेडमिक्स में पास होने के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन की पढ़ाई लगती है, इससे ज़्यादा नहीं लगती किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी डोमेन में। तो आप एकेडमिक्स की इतनी चिंता मत करिए और अपना स्किल बढ़ाने में फोकस करिए। अच्छा, अब आते सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिमांडेड क्वेश्चन पे कि प्लेसमेंट के बारे में, कि अब एक काइट गाज़ियाबाद में प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है? तो देखो भाई, अभी तो रिसेशन चल रहा है, तो प्लेसमेंट की हालत हर जगह थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में डाउन चल रही है। बट जितना अभी मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी अभी प्लेसमेंट्स में बैठ रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कंपनीज़ आ रही हैं, बच्चों को ले जा रही हैं। तो अगर आप स्किल्ड हो, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, तो आपकी प्लेसमेंट लग ही जाएगी, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, और अपने ऊपर फोकस करना है। 4 साल अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है एक अच्छी जॉब लेने से। काइट के प्लेसमेंट्स ठीक ही हैं। अब मैं नंबर्स तो नहीं बता सकता, मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है, बट जितना मैं अभी तक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अच्छी कंपनीज़ आ रही हैं, बढ़िया 6, 7, 8, 10 तक, 13, 15 तक भी पैकेज पे कंपनीज़ आ रही हैं। तो अगर आप स्किल्ड हो तो आप डेफिनेटली उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या रैगिंग वगैरह भी होता है वहाँ पे काइट में? नहीं, तो काइट में रैगिंग नहीं होती है। आप लोग अगर
ये सोच रहे हो, मतलब कुछ होते हैं जो थोड़े सीधे बच्चे होते हैं, वो टेंशन लेते हैं कि रैगिंग तो नहीं होगी या ये तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमसे हर ईयर एक एंटी रैगिंग का फॉर्म भरवाया जाता है, और जिसमें हमें क्लियरली मेंशन करना होता है कि हम रैगिंग नहीं ले सकते, हम, और अगर रैगिंग होती है तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी इन केस हो भी जाती है तो आप ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। और कॉलेज मेक श्योर करेगा, नॉट ओनली काइट, सारे ही कॉलेजेस इस पॉइंट पे मेक श्योर करेंगे कि जो रैगिंग कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और एक क्वेश्चन छूट गया था कि अटेंडेंस वगैरह के लिए मतलब कुछ ऐप वगैरह या कुछ साइट वगैरह है जहाँ पे अटेंडेंस बच्चे देख सकते हैं? हाँ, तो अटेंडेंस कितना है? तो काइट आरपी नाम का ऐप यूज़ करता है, जिस पे हम लोग अपनी अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हैं, जिस पे हम लोग अपना टाइम टेबल, शेड्यूल वगैरह ट्रैक कर सकते हैं, हॉलीडेज़ ट्रैक कर सकते हैं, तो इट्स क्वाइट गुड। ठीक है, इट्स यूज़र फ्रेंडली। हाँ, मतलब इससे बच्चे लोग डिसाइड कर सकते हैं कि 75% का अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो बच्चे टाइम टू टाइम देखते रहें, और बाकी अगर कॉलेज मिस हाँ, और इन केस अगर आपकी अटेंडेंस गलत अपलोड हो जाती है, जैसे टीचर आप प्रेजेंट थे और एब्सेंट मार्क कर दिया, तो आप टीचर के पास जाके अपना अटेंडेंस फिक्स भी करवा सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब चले। हाँ, तो ये रहा गाइस काइट गाज़ियाबाद के बारे में डिटेल वीडियो रही। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस अगर आपको कुछ कमेंट, अगर आपको कुछ क्वेश्चन, अगर क्वेरीज वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।